मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं ऑनलाइन बोलते हुए कि अपार्टमेंट की एक से ज्यादा एंट्रेंसेस होती है। एक वो एंट्रेंस जो उसका डोर की है, एक वो एंट्रेंस जो सीढ़ी उस अपार्टमेंट के लेवल पे आ रही है। और अगर एक चीज आता हूँ, योर बालकनी इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस आफ्टर योर मेन डोर ऑफ द अपार्टमेंट। क्या कॉर्नर फ्लैट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं या इनको ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी बोला जा सकता है? देखिए, कॉर्नर फ्लैट्स पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एंट्रेंसेस बन जाती है, तो आपकी विंडोज ज्यादा होंगी, आपकी बालकनी भी ज्यादा हो सकती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अपार्टमेंट वास्तु इसकी उसके अंदर एक हेलो सुमित सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन। थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो सर, हमने वास्तु से रिलेटेड बहुत चीजें एक्सप्लोर करी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आजकल अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, नोन टू हो गए हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि अपार्टमेंट का जो वास्तु है वो बाकी चीजों से, घर से कैसे डिफरेंट होता है। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि अपार्टमेंट के केसेस में वास्तु को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड क्या किया जाता है, कैसे करते हैं? देखो, इसमें तीन चार चीजें हैं। पहले तो अपार्टमेंट्स आर बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन हाउसेस। इसका रीजन ये है कि जब पहले वास्तु डिजाइन हुआ था, और जब पहले वास्तु बना तब अपार्टमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी, राइट? एक घर होता था, या एक महल होता था, या एक मंदिर परिसर होता था, और उसके हिसाब से एक सिंगल यूनिट के हिसाब से वास्तु डिजाइन किया जाता था। आज क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज अपार्टमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन थिंग इन एनी बिग सिटी। ठीक है, अब तो टीयर टू सिटीज में भी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बनने लग गए हैं। बिल्कुल सही। क्या होता है कि बिकॉज़ अगर आप फ्लैट की बात करेंगे तो हर फ्लोर लेवल सेम डिज़ाइन है, सिमिलर डिज़ाइन है, ऊपर लोग रह रहे हैं एक के ऊपर एक। और अपार्टमेंट्स क्या है कि एक ही फ्लोर पे एक कॉमन एक्सेस है, 5 या 10 या 8 या 10 अपार्टमेंट्स एक साथ हैं, और सबके अपने अलग-अलग घर हैं। तो इस हिसाब से जो आज की डेट में वास्तु है, दैट इज़ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड एज़ कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल हाउस। तो इसलिए अपार्टमेंट थोड़ा-सा टेक्निकल बढ़ जाता है। ओके। तो सर, जब वास्तु की बात करते हैं, एक अपार्टमेंट के लिए वास्तु किया जाता है, तो वो नॉर्मल प्लॉट लेवल वास्तु किया जाता है या फिर इसको भी फ्लैट जैसे हम फ्लैट में करते हैं, फ्लैट लेवल एनालिसिस किया जाता है? अगर आप फ्लैट लेवल का मतलब सोच रहे हैं कि अपार्टमेंट के इटसेल्फ को देखेंगे, तो वास्तु में 99% हम सिर्फ़ अपार्टमेंट को ही देखते हैं, जिसके अच्छा। अंदर एक फैमिली रह रही है। उसमें 1 या 2 चीज़ें हम ऐड ज़रूर करते हैं, बिकॉज़ अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि पूरे कॉम्प्लेक्स के परिप्रेक्ष्य में वो अपार्टमेंट कहाँ है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें ऐड होती हैं। एक तो एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन निकालना। क्योंकि कंपास, जैसे मैं हमेशा अपनी पॉडकास्ट में कहा है कि कंपास कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट डायरेक्शंस। इट इज गुड फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट टू गेट टू द डिग्री लेवल एक्यूरेसी यू हैव टू यूज अदर टूल्स। और जब आप वो निकाल लेते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स की डिग्री है, और इस कॉम्प्लेक्स में मेरा अपार्टमेंट जिसका भी हमें वास्तु करना है वो किस लेवल पे है। क्या उसमें टर्न है? तो हमें उसके हिसाब से भी उसको चेक करना पड़ता है। ओके। अगर आपकी बिल्डिंग में एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर डिजाइन नहीं है, तो ये निकालना बहुत आसान है। अच्छा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा-सा भी सपोज़ करिए प्लेसमेंट ऑफ अपार्टमेंट शिफ्ट कर देते हैं, तो ना ही हमें कॉम्प्लेक्स के हिसाब की कॉम्प्लेक्स की डिग्री निकालनी होती है, बट हमें उसके अंदर अपार्टमेंट की भी एग्ज़ैक्ट डिग्री निकालनी होती है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, मैं अपार्टमेंट्स में रह रहा हूँ। और अपार्टमेंट्स में मैंने बहुत सारी वेरिएशंस देखी हैं। प्लस आई एम आल्सो अ रियल एस्टेट एजेंट, तो मैं सेल भी सिर्फ़ लग्ज़री अपार्टमेंट्स ही करता हूँ ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग और जिस तरह के मैंने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन्स देखे हैं, मैंने कई वास्तु कंसल्टेंट्स को जब वो ऑनलाइन गाइड करते हैं, तो मेरा असम्पशन और कई जगह देखा है कि कई बारी वो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो स्पेशली फॉर भ्रम स्थान निकालने के लिए या और भ्रम स्थान के साथ डायरेक्शन निकालने के लिए जो कई वास्तु कंसल्टेंट्स कई बारी भ्रम स्थान तो निकाल लेते हैं, तो अपार्टमेंट की एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन नहीं ले पाते, बिकॉज़ वो पूरी बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, या सिर्फ़ वो अपार्टमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो दोनों को एग्ज़ एग्ज़ एडजस्ट नहीं करते। जी। मैंने ये देखा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है अपार्टमेंट्स में, और अगर आप जो कह रहे हैं कि प्लॉट लेवल और फ्लैट लेवल
या फ्लोर लेवल के हिसाब से देखेंगे तो हम उसको 99% चीज़ों के लिए फ्लैट लेवल पे ही देखेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी जो शायद आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं ऑनलाइन बोलते हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपार्टमेंट की 1 से ज़्यादा एंट्रेंसेस होती हैं। अच्छा। अगर मैं एक सिंपल अपार्टमेंट की बात करूँ जिसमें सिर्फ एक ही डोर है, तो उसकी 3 एंट्रेंसेस हो सकती हैं। अगर मैं पूरे कहीं भी खिड़की नहीं बनाऊँ, कहीं बालकनी नहीं है, उसके बावजूद भी एक वो एंट्रेंस जो उसका डोर की है, एक वो एंट्रेंस जो सीढ़ी उस अपार्टमेंट के लेवल पे आ रही है और अगर वहाँ पे लिफ्ट है, तो एक तीसरी एंट्रेंस लिफ्ट की बन जाती है। तो हमें इस हिसाब से अपार्टमेंट का वास्तु करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपार्टमेंट के डोर को ही वास्तु कंसीडर करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट को करते हैं। ना वो सीढ़ी को देखते हैं और वो कई बार अगर गलत ज़ोन में भी आती है तो उनको ये भी नहीं पता होता कि इसको ट्रीट कैसे करना है। क्योंकि कॉमन एरिया में तो आप कुछ कर नहीं सकते। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अपार्टमेंट में थोड़ी टेक्निकैलिटी बढ़ जाती है लेकिन वन्स यू सॉल्व दिस 4-5 टेक्निकैलिटीज़ अंदर का काफ़ी वास्तु सेम है। तो सर आजकल अपार्टमेंट्स बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में भी बन रहे हैं। तो क्या जैसे-जैसे बिल्डिंग हाई राइज होती रहती है, उसकी हाइट वास्तु को भी इफ़ेक्ट करती है क्या? देखिए इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इवेंचुअली डायरेक्शन तो वही रहेगी, चाहे मैं 5वें माले पे हूँ, चाहे मैं 50वें माले पे हूँ। मेरे लिए नॉर्थ भी वही है। सपोज़ करिए मैं 5वें माले पे उसी फ्लोर प्लान पे हूँ और मैं 50वें पे उसी फ्लोर प्लान पे हूँ। अगर मेरा सब कुछ वही सेम है 5th फ्लोर पे, 50th फ्लोर पे तो क्या मेरे लिए नॉर्थ बदल जाएगा? क्या मेरे लिए साउथ बदल जाएगा? नहीं ना। तो मेरी 16 दिशाएँ और 32 एंट्रेंस सेम है। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस वो भी पाँचों से वही हैं, तो वो भी नहीं बदलते। तो कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से ये नहीं होता। कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जा जितना आप हाई जाते हैं, उतना आपका वास्तु बेटर होता है बिकॉज़ दे ओनली कंसीडर फ्लो ऑफ एयर एज़ अ मेजर वन ऑफ द मेजर पार्ट और सनलाइट एज़ अ मेजर पार्ट ऑफ वास्तु। बट वास्तु में अगर सिर्फ यही 2 चीज़ें होती, तो फिर आप डायरेक्शंस, एंट्रेंसेस, थ 45 देवतास ये सब नहीं देखते। बिल्कुल सर। तो सर सेम बिल्डिंग में अगर अलग-अलग फ्लोर का वास्तु करने जाएँ, तो क्या अलग-अलग रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर एक ही डिज़ाइन है, अलग-अलग फ्लोर पे, तो सबका वास्तु सिमिलर होता है। उसमें डिफरेंस क्या आता है कि जो लोग रहने जा रहे हैं, अगर हम उनका एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो उनके एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन-सी डायरेक्शन इस अपार्टमेंट में सूट करेगी। अदर देन दैट अगर मैं जेनेरिक वास्तु करूँ, तो अगर एक ही डिज़ाइन है, तो मेरा वास्तु एक ही डिज़ाइन पे चाहे कितने भी फ्लोर पे जाए, सेम रहेगा। अगर अपार्टमेंट का डिज़ाइन चेंज होता है, सपोज़ करिए एक अपार्टमेंट 4th फ्लोर पे इस साइड है, उसके बगल में 4th फ्लोर पे दूसरा अपार्टमेंट है, तो दोनों का एंट्रेंस बदल गया। उनके दोनों का भ्रम स्थान उनके इंडिविजुअल फ्लोर प्लान के हिसाब से लिया जाएगा। अब क्योंकि फ्लोर प्लान बदल गया है, तो किचन प्लेसमेंट, बाथरूम प्लेसमेंट एवरीथिंग विल बी चेंज। तो इंडिविजुअल का अलग-अलग किया जा सकता है, उसपे। ओके। तो सर फ्लैट की फेसिंग इम्पोर्टेंट है या इंटरनल एनर्जी मैपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, इंटरनल एनर्जी मैपिंग जो होती है ना, वो सबकी सेम है। फ्लैट की भी सेम है और घर की भी सेम है। जो फेसिंग है या इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया फेसिंग किसे कहें? घर की फेसिंग तो वो होती है जो उसका मेन डोर एंट्रेंस होता है, दैट इज़ इट्स फेसिंग। फ्लैट की फेसिंग क्या होगी? फ्लैट की फेसिंग वो होगी जो उसका एंट्री डोर होगा। तो जो बालकनी आप देखते हैं दैट इज़ अगेन दैट इज़ फेसिंग ऑफ द अपार्टमेंट कि भई अपार्टमेंट की बालकनी यहाँ से दिख रही है। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट फेसिंग होती है वो उसका डोर ही होता है क्योंकि एंट्रेंस तो वही बनी हुई है। लेकिन अपार्टमेंट में पता है क्या होता है? मैं आपको पहले इसकी एंट्रेंसेस गिनवाता हूँ। किसी भी घर में, चाहे अपार्टमेंट हो चाहे घर में उसमें मेन एंट्रेंस के अलावा कुछ चीज़ें और भी एंट्रेंस कहलाई जाती हैं। जिसमें एक होती है आपकी बालकनी, कि जहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं या आपका एयर एनर्जी फ्लो आता है। दूसरा आपकी विंडोज़, थर्ड अपार्टमेंट में जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 एंट्रेंसेस और ऐड हो जाती हैं, लिफ्ट की एंट्रेंस ऑन दैट फ्लोर एंड द डायरेक्शन ऑफ लास्ट स्टेप ऑफ द स्टेयर्स ऑन दैट फ्लोर, जहाँ पे वो आखिरी स्टेप आता है। तो 1, 2, 3, 4, 4 या 5 एंट्रेंस ही हो गई। आजकल जो हाई लग्ज़री अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वीडियो डोरबेल भी होती है, या राइट? तो video doorbell भी क्या है? It's a first point of contact to the outer world. So that also work as one of the entrances. So आपकी 6 एंट्रेंसेस को बैलेंस करके चलना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कौन-सी एंट्रेंस आपको इफेक्ट कर रही है, कौन-सी नहीं। और बहुत सारे लोग सिर्फ मेन एंट्रेंस को ही एंट्रेंस मानते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो सर जैसे कि अभी आप ब्रह्म स्थान की बात कर रहे थे,
तो अगर मैं बात करूँ कि अपार्टमेंट्स में प्रैक्टिकली कौन-से एरिया को भ्रम स्थान माना जाता है? देखिए, इसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि क्या अपार्टमेंट ब्रांड न्यू है, जिसके अंदर कोई नहीं रह रहा, तो मैं तो सीधा फ्लोर प्लान लूँगा और उसका सेंटर निकाल दूँगा। लेकिन अपार्टमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे ज़्यादातर अपार्टमेंट्स सिर्फ स्क्वायर नहीं होते, बहुत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, कहीं कट्स होते हैं, कहीं एल शेप अपार्टमेंट्स देखेंगे, कहीं तो आप यू शेप अपार्टमेंट देखेंगे जिसमें भ्रम स्थान ही बाहर हो जाता है। जी। हाँ, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें यही टेढ़े-मेढ़े अपार्टमेंट्स होते हैं। अगर मैं एल शेप अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है ऑफ 3 डिफरेंट स्पॉट्स, वन ऑफ व्हिच कैन बी ब्रह्मस्थान। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर 3 ब्रह्मस्थान होंगे, ब्रह्मस्थान एक ही होगा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन-सा स्पॉट एक्ट कर रहा है उस अपार्टमेंट के लिए एज़ अ ब्रह्मस्थान। ओके। मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ और उसमें शायद आपको उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसमें ना आपको दिखा रहा हूँ कि 2-3 तरह के एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अपार्टमेंट में भ्रमस्थान कैसे निकाले जाते हैं। ये चीज़ें घरों पे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन घरों में क्या होता है कि घरों में इतने टेढ़े-मेढ़े डिज़ाइन जनरली होते नहीं। इट्स अ वेरी रेयर टू फाइंड सम हाउस व्हिच इज़ इन दिस काइंड ऑफ शेप। सो लेट मी टेक इट दैट वे। तो अगर एक ओके, अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर अपार्टमेंट है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने चारों कोनों में को जोड़ा, डायगोनल जोड़ा। सॉरी, ये मेरी ड्राइंग को थोड़ा-सा लीजिएगा, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस विल बी अ भ्रमस्थान, ठीक है? लेकिन अगर मैं एल शेप बनाता हूँ, लेट्स से मैं एक एल शेप बनाता हूँ और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स गलती कर जाते हैं, ठीक है? इसके अंदर 3 भ्रमस्थान निकल सकते हैं। 3 भ्रमस्थान कैसे कि अगर मैं इसको अज़्यूम करूँ कि ये पूरा स्क्वायर ऐसे होता और उसको ऐसे जोड़ता, तो इसका भ्रमस्थान कहाँ निकलता? एक भ्रमस्थान तो ये होता, ठीक है? बट हमें नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली इसमें किसको एक्सटेंशन लें और किसको कट लें। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मेरा ये हिस्सा कट हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें इसको कट ना मानकर इसको एक्सटेंशन मान लेता हूँ, तो मेरा एक भ्रम स्थान इसमें ये भी हो सकता है। अगर मैं इसको मेन हाउस मान लूँ, डिपेंडिंग करता है फ्लोर प्लान क्या है, तो मेरा भ्रम स्थान ये हो गया। इसी तरह मेरा एक भ्रम स्थान यहाँ पे भी निकल सकता है। ठीक है? तो मेरे 3 भ्रम स्थान हो सकते हैं, मतलब आइडियली एक ही भ्रम स्थान है, बट उसमें से कौन-सा है आपको नहीं पता। तो यू हैव टू मैच द सिम्पटम्स। और ये इसी तरह हमें पता चलता है कि कौन-सी एक्चुअली स्पॉट है जो एग्ज़ैक्ट भ्रम स्थान का काम कर रहा है। बहुत से लोग सिंपल अज़्यूम करते हैं कि मैंने सेंटर ले लिया, ये सेंटर होगा और यही भ्रम स्थान होगा। मैं असम्पशन पे काम नहीं करता। असम्पशन पे सिर्फ़ वही काम किया जा सकता है जहाँ अपार्टमेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, क्या उसके अंदर कोई नहीं रह रहा, तो आपको पता है कि भई इसके अंदर कोई नहीं रह रहा, लेट्स वेट एंड वॉच। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 6 महीने तक अपने क्लाइंट्स के साथ रहूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनसे कोई भी उनको प्रॉब्लम है तो डिस्कस करूँ, ताकि अगर हमारी कोई असम्पशन रॉन्ग है इन चीज़ों में, क्योंकि ब्रह्मस्थान आपको दिखता नहीं है, यू कैन नॉट सी इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच एनर्जीज़ आर एक्चुअली व्हिच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज़ इम्पैक्टिंग एवरीबॉडी, तो वो हमें निकालना पड़ता है। एक मैं तीसरा इसमें आखिरी एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा। कई जगह मैंने देखा है कि जैसे मेरे पास रिसेंटली एक मेरे कोलीग का केस आया था, वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे भाई कि इसका ब्रह्मस्थान होगा कहाँ? तो उसमें क्या था कि वो फ्लोर थे दिल्ली के द्वारका साइड, और उनके पास केस आया तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुमित, ज़रा आप थोड़ा हेल्प करोगे इसके अंदर? तो उसके अंदर थोड़ा-सा इस तरह का अपार्टमेंट था, फ्लोर था। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, अ, जो सीढ़ियाँ चले चल आ रही थी और जा रही थी, और यहाँ लिफ्ट थी। तो अब अगर मैं इसका भ्रमस्थान निकालूँ, तो इसका भ्रमस्थान घर से बाहर था। हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फ्लोर लेवल पे या अपार्टमेंट लेवल पे आती हैं, और वहाँ पे हमें भ्रमस्थान बहुत केयरफुली निकालना है। भ्रमस्थान निकालना वन प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आता है कि अगर ये फ्लोर है, तो उसकी डिग्री निकालना आसान है। जैसे आप उसके किसी घर की डिग्री निकालेंगे, वैसे आप फ्लोर की निकालेंगे। लेकिन जहाँ एक बिल्डिंग में 5 या 6 या 10 अपार्टमेंट्स हैं, एक ही लेवल पे, तो वहाँ इंडिविजुअल फ्लोर की डिग्री निकालने में कुछ लोग कई बार हल्की-सी गलती कर देते हैं। तो वो भी बड़ा थोड़ा केयरफुल है, हमें उसका ध्यान रखना है। ओके। तो सर जैसे भी आपने कहा कि मल्टीपल भ्रम स्थान भी हो जाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि भ्रम स्थान घर के बाहर भी होता है। तो क्या इसकी एनर्जी इम्पैक्ट करती है इंसानों को भी? बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं अगेन थोड़ा क्लियर करता हूँ, मल्टीपल भ्रमस्थान नहीं होते, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसमें से एक्चुअल भ्रमस्थान कौन-सा है, क्योंकि वो आपको दिखता नहीं। तो भ्रमस्थान एक ही रहेगा, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होते, एक लिविंग स्पेस के।
नंबर 2 जो आपने कहा कि वो जो भ्रमस्थान बाहर होता है, हाँ, दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज़ आप तक सारी एनर्जीज़ नहीं जा रही हैं। यू आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन दोज़ डायरेक्शंस जहाँ पे आपको एनर्जीज़ नहीं जा रही। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि वो अपार्टमेंट लें जहाँ पे उस अपार्टमेंट के लिविंग स्पेस का या वो फ्लोर लें, जिसका लिविंग स्पेस का भ्रमस्थान उसके घर के अंदर आ रहा हो, बाहर ना। तो सर क्या कॉर्नर फ्लैट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं या इनको ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी बोला जा सकता है? देखिए कॉर्नर फ्लैट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट ऐसा इसलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एंट्रेंसेस बन जाती हैं। अगर आपका कॉर्नर फ्लैट है तो आपकी विंडोज़ ज़्यादा होंगी, आपकी बालकनी भी ज़्यादा हो सकती हैं और आपकी बालकनीज़ और विंडोज़ जब ज़्यादा होती है तो वो कई बार थोड़ी-सी ओवर कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हर एक बालकनी, हर एक विंडो एक एंट्रेंस का काम करती है, अपने आप में। प्लस बालकनी अगर आपकी मल्टीपल जगह है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कई बार पौधे रख लेते हैं और ये ज़्यादातर कॉर्नर फ्लैट्स में होता है। पौधे हर जगह के लिए सही नहीं होते। तो आप हर डायरेक्शन में ऐसे पौधे नहीं रख सकते, हमने पिछली कई पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है इस बात को। तो वो मैंने कई बार कॉर्नर फ्लैट्स में देखा है कि कई लोग गलती करते हैं इसलिए प्रॉब्लम बन जाती है। वरना कॉर्नर फ्लैट्स वैसे प्रॉब्लम नहीं है। आई पर्सनली माय सेल्फ हैव अ कॉर्नर फ्लैट और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे 2 3 साइड मेरे को प्रॉपर वेंटिलेशन, एनर्जी और नेचुरल लाइट पूरे दिन रहती है। ओके, तो सर जैसे अभी हम बालकनी की बात करें कि वो भी एक एंट्रेंस है, तो इसका बालकनी का पर्टिकुलरली वास्तु में रोल क्या है? एक वेंटिलेशन के लिए एनर्जी आउटलेट? इसका एनर्जी इनलेट बोलूँगा मैं। मैंने खुद अपने पे बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं। इस अपार्टमेंट में जिसमें रह रहा हूँ उसमें भी और जो इससे पहले रह रहा था उसमें भी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपार्टमेंट बेचना था या जिनके जो रह रहे थे, मैं उनके अपार्टमेंट्स में भी गया और 1-2 क्लाइंट्स के भी देखे। एक चीज़ बताता हूँ, योर बाल्कनी इज़ योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्रेंस आफ्टर योर मेन डोर ऑफ द अपार्टमेंट। योर बालकनी इज़ एक्चुअली योर एंट्रेंस। तो अगर आपकी बालकनी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको उसको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपकी बालकनी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको उसके नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो you have to consider the direction of balcony as importantly as you consider your door entrance. ओके, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो बालकनी इज़ नॉट अब एनर्जी आउटफ्लो, इट्स इनफ्लो जस्ट लाइक एन एंट्रेंस और ऑफ कोर्स एयर फ्लो और लाइट के साथ-साथ वो वास्तु में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो सर बिल्डर्स के जब डिज़ाइन्स कंस्ट्रेंट होते हैं, तो इसका अगर वास्तु के एस्पेक्ट्स में बात करूँ, तो क्या जब करेक्शन करने जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, अगर डिज़ाइन कांस्टेंट है तो ऑफ़ कोर्स इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अपार्टमेंट वास्तु इज़ कि इसके अंदर एक हमारी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि भई इसके अंदर या तो कलर चेंज नहीं हो सकता या इसके अंदर आप क्या कहते हैं कोई चीज़ तोड़-फोड़ ज़्यादा नहीं मचा सकते। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव और आपको मल्टीपल परमिशंस लेनी पड़ती है। मैं खुद इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और आइडियली मुझे जो मेरे सामने वाली दीवार है, मुझे उसका कलर चेंज करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट परमिटेड। व्हाई? बिकॉज़ वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट एंड दैट इम्पैक्ट्स द फसाड ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। तो मैं इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम उसको अलग तरीके से बैलेंस करते हैं ऑफ कोर्स उस केसेस में। नंबर 2 अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ तो जो मेन रिस्ट्रिक्शन आती है कि भई आप किचन नहीं शिफ्ट कर सकते, आप टॉयलेट शिफ्ट नहीं कर सकते, आपका बेडरूम लिमिटेशन होती है, 1 या 2 ही बेडरूम होते हैं ज़्यादातर केसेज़ में। और बेडरूम्स में भी आप देखेंगे कि जो स्पेस होता है इतना कन्फाइंड होता है कि आप बेड को भी ज़्यादा जगह रोटेट नहीं कर सकते। बिकॉज़ ऑफ द स्पेस एक ही छोटा-सा स्पेस आपकी पूरी डायरेक्शन कवर कर लेता है। तो इस वजह से अपार्टमेंट्स में इश्यू आता है। सेकंड जो बड़ा इश्यू देखा है मैंने टॉयलेट किचन के बाद वो देखे कट्स। अगर अपार्टमेंट में कट्स होते हैं जैसे एल शेप का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। मेरे अपार्टमेंट की बात करूँ इसके अंदर 2 कट्स बहुत बड़े हैं और दोनों को बैलेंस करने में मुझे काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा। तो अच्छा, ये इश्यूज़ हाँ, ये इश्यूज़ यहाँ रहते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है। बट 99% केसेज़ में जैसे हम कहते हैं कि हम कोई तोड़-फोड़ नहीं मचाते। तो हमें दिक्कत नहीं होती। जो मेन हमें प्रॉब्लम आती है अगर कांस्टेंट होता है कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। अगर वहाँ टॉयलेट होती है या किचन होती है, तो हमें मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं और उस केस में हमें थोड़ा-सा उसको या तो बियर करना पड़ता है या उसकी जो बेस्ट रेमेडी हम उस समय बता सकते हैं, बता देते हैं। ओके। सर अपार्टमेंट्स में आजकल सूट सिस्टम हो गया है कि बेडरूम्स के साथ-साथ अटैच्ड टॉयलेट्स भी आते हैं। तो क्या इसका भी रिज़ल्ट हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सिस्टम तो अब सभी घरों में भी है। मुझे बताइए किस घर में, किस मेजर बेडरूम में आपका अटैच्ड टॉयलेट नहीं है? तो इसका एक ही इलाज है कि भई जैसे आपने टॉयलेट यूज़ किया, आपने बाथरूम यूज़ किया, आप उसको बंद करें और चले जाएँ।
एक मेजर प्रॉब्लम मैंने जो ऑस्ट्रेलिया के अपार्टमेंट्स में देखा है कि यहाँ के टॉयलेट्स में जो ज़्यादातर टॉयलेट्स में विंडोज़ नहीं होती। इट्स टोटली सर्वाइविंग ऑन एग्ज़ॉस्ट फैन्स। ओके, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है या डिज़ाइन इश्यू है ऑस्ट्रेलिया में। तो आई वुड से कि इस केस में हम ये कहेंगे कि अपना वेंटिलेशन थोड़ा लंबे टाइम तक चलाए रखें ताकि उसमें ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए, जब आप अपना बाथरूम यूज़ कर लेते हैं। और सेकंडली कोशिश करें कि जैसे ही आपने बाथरूम यूज़ करा है टॉयलेट सीट का ढक्कन भी बंद रखें और दरवाज़ा भी। बस दैट्स ऑल। ओके। तो सर जब हम वास्तु करते हैं अपार्टमेंट्स का, तो वहाँ अगर हम एस्ट्रो वास्तु का अप्लाई करें या एस्ट्रो वास्तु की मदद से देखें, तो क्या वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए एस्ट्रो वास्तु इज़ मोर वेरी मच मोर इम्पैक्टफुल देन वास्तु एनी गिवन डे। ठीक है ना? तो दैट दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। नंबर 2 उसमें ये है कि अगर आप जैसे घर का एस्ट्रो वास्तु करते हैं, वैसे अपार्टमेंट का करते हैं। लेकिन घर में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज़ ऑफ स्पेस बढ़ जाती है, जो अपार्टमेंट्स में आपके पास नहीं होती। अ, अपार्टमेंट्स में जो मेजर सबसे बड़ा मेजर कांस्टेंट मेरे लिए रहेगा, अगर किसी ने ले रखा है, वो ये कि भई आपका बेडरूम कौन-सा हो। सपोज़ करिए पेरेंट्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन सूट कर रही है वो मास्टर बेडरूम में उसमें आ ही नहीं रहा, वो बच्चों के में आ रहा है, तो उनको स्विच करना पड़ेगा। बच्चे मास्टर बेडरूम में रहेंगे, पेरेंट्स बच्चों के बेडरूम में रहेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। या फिर दूसरा केस हमने देखा है कि भई किसी ने अपार्टमेंट ले लिया ऑलरेडी और अब वो कह रहा है कि भई मेरा वास्तु करो, जो एंट्रेंस बनी हुई है, वो एंट्रेंस उसको सूट ही नहीं कर रही है एस्ट्रो के हिसाब से, तो क्या करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अदरवाइज़ और एस्ट्रो वास्तु डेफिनिटली शुड बी डन इवन फॉर द अपार्टमेंट। ओके। तो सर सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स आपने एक अपार्टमेंट वास्तु के टाइम पे क्या-क्या देखी हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया ज्योति कि एक तो टॉयलेट और किचन की प्लेसमेंट आप बदल नहीं सकते बहुत ज़्यादा। मतलब आपको टॉयलेट सीट निकालने के लिए भी एक मेजर हेडेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कुछ गलती करते हैं, तो नीचे वाला प्रॉब्लम कर सकता है। आपके नीचे जो है उसके टॉयलेट में कोई डैमेज हो गया, तो वो सारा खर्चा आप ही का है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपार्टमेंट्स में टॉयलेट्स वगैरह को बिल्कुल मूवमेंट ना करें। सेकंडली उसमें स्टोन वगैरह चेंज करना भी एक इश्यू होता है। घरों में तो आप फटाफट स्टोन बदल देंगे, जैसे बेंच टॉप स्टोन बदलना है कुछ, अपार्टमेंट में नहीं कर सकते। अपार्टमेंट में किचन और टॉयलेट के अलावा सबसे ज़्यादा इश्यू आता है नंबर ऑफ एंट्रेंसेस एंड राइट इवैल्यूएशन। एक अपार्टमेंट में जो मेन एंट्रेंस होती है वो 4-5 ईज़िली बन जाती हैं और उसकी वजह से हमारे को सभी एंट्रेंसेस को इंडिविजुअल लेवल पे देखना पड़ता है और ट्रीट करना पड़ता है। ओके। जो लास्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, जैसे चेंजेस पॉसिबल है तो मैं एलिमेंट बैलेंसिंग एक अपार्टमेंट में अंदर तो करा सकता हूँ। बाहर की बॉडी पे या बाहर की वॉल्स पे मैं ज़्यादा देर कुछ नहीं करा सकता एंड दैट्स ऑलवेज़ एन इश्यू। So we have to live with that, but we try to come up with as much possible solutions as we can. ओके। तो सर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल या ऐसा आपका केस स्टडी जो आपको आज तक याद हो, आपने बहुत मेहनत करी हो जिसके लिए? भाई मेरे खुद के अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने पे हैं। लेकिन एक मैं बताता हूँ आपको, केस स्टडी ये इसलिए है क्योंकि मैं एक जने का अपार्टमेंट का कर रहा था और उनका ना उस अपार्टमेंट में उनको जो प्रॉब्लम हुई थी, उनका डाइवोर्स हो गया था, जब वो उस अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो मतलब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो पहले से थी हस्बैंड वाइफ में, पर उस अपार्टमेंट में गए तो बढ़ गई। और कहते हैं विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते। तो विधि उनके कुंडली में भी शायद डाइवोर्स आ रहा था, तो इसलिए वो उस अपार्टमेंट में गए, वास्तु एक्स्ट्रा क्लिक हुआ और हो गया। और मैंने उनको वो अपार्टमेंट का देख के बोला कि आपका इस बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा इस अपार्टमेंट में। कहते सुमित तुम्हें कैसे पता? यहाँ पे मुझे कभी कैश की दिक्कत नहीं थी, पर जब से मैंने अपार्टमेंट छोड़ा तब से कैश की दिक्कत हो गई है, पर मेरी लव लाइफ ठीक हो गई है। एंड दिस वाज़ ईज़िली विजिबल विद द डायरेक्शंस एंड द इम्बैलेंसिंग वी कैन सी इन द अपार्टमेंट। उसमें क्या था कि जो उनकी एंट्रेंस, ये मैं ऑस्ट्रेलिया का केस बता रहा हूँ। तो ये उनके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे वास्तु रिसर्च कहते हैं ना कि नॉर्थ और साउथ स्विच हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने केसेस करे हैं, दोनों सेम रहते हैं, बट अगेन उनके एन8 की एंट्रेंस बालकनी से आ रही है और एन8 की एंट्रेंस गिव्स यू द वेरी हाई बैंक बैलेंस और द लिक्विड एसेट्स। या तो आपके पास अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड होगा या आपके पास अच्छा खासा कैश बैलेंस होगा अपने बैंक में। और ये एन8 की एंट्रेंस का बहुत बड़ा है और ये मैंने देखते ही बोल रहा था कि आपको इसमें कैश फ्लो की दिक्कत है। प्लस उनकी साउथ ईस्ट में किचन थी। साउथ ईस्ट में किचन है तो आपका रेगुलर फ्लो रहेगा कैश का। तो ये हाँ, अग्नि चल रही है, अग्नि वीनस के स्थान पे चल रही है, तो फिर वो कंटीन्यूअस एनर्जी प्रवाह कर रही है। थर्ड उसमें जहाँ उनके दाम्पत्य जीवन में अट्रैक्शन होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट आ रही थी, इसलिए उनका डाइवोर्स हुआ था। तो दीज़ आर थिंग्स हैव बीन मैच्ड।
मैं अपने केस से बताता हूँ मेरे खुद के केस में मेरे को खुद अपना मास्टर बेडरूम जब मुझे वास्तु आया, तो मैंने अब सबसे पहले अपने घर अपार्टमेंट का वास्तु किया पिछले वाले में जहाँ हम रहते थे। आप देखेंगे कि मैंने देखा कि मेरे को जो बेडरूम सूट करता है फॉर माय एस्ट्रो इज़ द वन इन व्हिच माय सन वाज़ लिविंग एंड वी हैव टू गिव आवर रूम टू आवर सन बिकॉज़ ऑफ दिस। So this is also one of the cases which we have done changes according to the vastu and we have seen the difference. मेरे सन को पहले पुराने वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। वो सो नहीं पाता था, रात को उठ जाता था। जब से हमने उसे नए रूम में डाला था उसकी नींद भी सही हो गई थी और उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 80-90% ठीक हो गई। अच्छा। जस्ट आफ्टर चेंजिंग हमने कोई दवाई में चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई क्या चेंजेस क्या डिफरेंस आ रहा है। मेरा ये था कि पहले पुराने वाले कमरे में मैं ज़्यादा देर सोना नहीं चाहता था, तो मैं ज़्यादातर बाहर सोफ़े पे लाउंज पे सो जाता था कई रात। लेकिन जब से हमने बेडरूम शिफ्ट किया, तो मैं बेडरूम में भी ज़्यादा सोने लगा। प्लस अब जैसे हम इस घर में आए हैं, हमने इस घर में शुरू से अपने सारे रूम वही लिए हैं और कोइंसिडेंटली मुझे मास्टर बेडरूम भी वही मिला है, जहाँ मेरे डायरेक्शन का मेरी वाइफ़ को सूट करता है, तो मैं ज़्यादातर अपने रूम में बहुत अच्छी डीप स्लीप सोता हूँ। बड़ी रिलैक्स स्लीप सोता हूँ, जो पहले नहीं होती। ओके, मतलब वास्तु आपकी पूरी एनर्जी को भी चेंज कर देता है। एब्सोल्युटली। ओके, और इसमें एस्ट्रो वास्तु का बहुत रोल है क्योंकि आपको अपने बेडरूम की डायरेक्शन आपकी एस्ट्रो चार्ट की वजह से ही पता चलती है कि कौन-सी सूट करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर एक फ्लैट परचेज़ करते समय किसी को क्या सबसे पहले टेक्निकैलिटीज़ क्या-क्या देखनी चाहिए? देखिए जी, पहले तो अगर वो सिर्फ़ जेनेरिकली देख रहे हैं कि ये वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं सही, पहले तो आप एक नॉर्मल कंपास को यूज़ कर सकते हैं। इवन दो दैट्स अ लिटिल वेरिएशन बट आई वुड से आईफ़ोन या किसी अच्छे स्मार्टफ़ोन का कंपास ले लें, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। आप एक जब अपार्टमेंट या फ्लैट देखने जाएँ, तो उसके जो आपको अप्रॉक्सिमेट सेंटर दिखे, उस पे खड़े हो जाएँ और उस कंपास को कैलिब्रेट करके एंट्रेंस की तरफ देखें। मतलब जो मोबाइल का फेस है वो एंट्रेंस की तरफ घुमाएँ। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एंट्रेंस मोटा-मोटा किस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है? अगर एंट्रेंस आपकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ के काफ़ी क्लोज़ है, तो आप वो अपार्टमेंट ले सकते हैं, पहली बात। साउथ-साउथ वेस्ट में एंट्रेंस ना हो, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस ना हो। इन 2-3 एंट्रेंस को छोड़ के आप बाकी कोई भी एंट्रेंस लेंगे तो ट्रीट भी ईज़िली हो जाती है। और कोशिश करिएगा कि अगर आपको एग्ज़ैक्ट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ का मिल जाए तो बेस्ट। इसी तरह आप किचन और टॉयलेट्स की तरफ भी डायरेक्शन करें। बस ये देखिए कि टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना हो और ऐसे किचन भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना हो। अगर ये 2-3 चीज़ें सही हो गई आपकी, तो आपका कोई भी वास्तु का इम्बैलेंस होगा और क्योर किया जा सकता है, बिना तोड़-फोड़ के। ओके, अगर आप कोई अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन ये लोगों से रहेगा कि किसी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट से शुरू में राय ले लें। इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू मच एज़ कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट और द प्रॉपर्टी यू गोना बाय। ठीक है ना? तो उससे आपको एक पता चल जाएगा कि कौन-सी एंट्रेंसेस आपके लिए सूट करती है, व्हिच डायरेक्शन एंट्रेंस वर्क्स बेस्ट फॉर यू। उसमें ये भी पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन का बेडरूम आपके लिए सूट करता है। तो आप जब 2 चीज़ें देख ये टॉयलेट, किचन के अलावा आप ये भी देख लेंगे कि भई क्या मुझे नॉर्थ सूट करता है, वेस्ट सूट करता है, आप उसी की मेन डोर वाला अपार्टमेंट देखें और उसी के साथ आप ये भी देख लें कि मुझे क्या कहते हैं बेडरूम कौन-सा सूट करता है। अगर आपकी मनचाही एंट्रेंस मेन डोर पे नहीं आती, तो आप ये देख लें क्या उसकी बालकनी उस मनचाही एंट्रेंस पे है। अगर बालकनी भी है व्हिच इज़ गुड, इट्स गोना वर्क एज़ एन एंट्रेंस। बाकी हम डोर को ट्रीट कर देंगे फिर। ओके। तो सर जब हम इंडिया की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लैट्स के डिज़ाइन्स हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं या फिर इंडिया के डिज़ाइन्स आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं? एक्चुअली इंडिया में ना थोड़े अपार्टमेंट्स एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादातर जो लग्ज़री अपार्टमेंट्स की बात करें, पहली बात। दूसरा, इंडिया में मैंने क्या देखा है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टॉयलेट्स में एक स्मॉल विंडो हो एटलीस्ट होती है या किचन के पास भी आपको थोड़ा स्पेस बड़ा मिल जाता है। कई बार यहाँ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा रियल एस्टेट डिपेंड करता है किस सिटी में है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है इस वजह से, ये सब चीज़ें दिक्कत करती है। दूसरा, इंडिया में आप तोड़-फोड़ ईज़िली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे तोड़-फोड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। इंडिया में मैं किसी को बुलाऊँगा, भई मेरे घर का पेंट कर दो। तो मेरे कितने खर्च हो जाएँगे 10,000 20,000 ठीक है? इससे ज़्यादा क्या लगेगा एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट को पेंट करने में, ठीक है? यहाँ तो आप 3 से $4,000 मिनिमम आप मान के चलिए कि इतना खर्चा आ जाता है एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट को अगर मैं सिर्फ पेंट करने की भी सोचूँ तो। जैसे मैंने एक छोटा-सा डोर लगवाना था अंदर ही,
तो उस डोर-डोर में मेरा करीब अच्छा पैसा खर्च हो गया था एज़ कम्पेयर टू इंडिया में तो शायद वो इट वुड हैव बीन पीनट्स एज़ कम्पेयर टू हियर। तो इंडिया इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। हाउएवर अगर मैं वास्तु करूँगा तो डायरेक्शंस वही रहेंगी, सब कुछ चीज़ें वही रहेंगी। जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ थोड़ा ईज़ीनेस हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो सर जाते-जाते आपका आपकी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अपार्टमेंट्स में ना 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कि या तो अपार्टमेंट में आप पहले से रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे आपका हो, ठीक है? दूसरा कि आप अगर अपार्टमेंट में अभी नया ले रहे हैं, जो जिसमें कोई पहले से रह रहा है, वो उसके सिम्पटम्स से हमें बहुत ईज़िली पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल भ्रमस्थान कौन-सा कंसिडर करना है और फिर हम उसके हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप नया अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, बिल्कुल नए अपार्टमेंट को रेंट करने जा रहे हैं, तो अगर आप एक वास्तु में बिलीव करते हैं और मानते हैं कि वास्तु इम्पैक्ट्स योर लाइफ, सो एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एक किसी प्रोफेशनल वास्तु वास्तु से कंसल्टेंट लें बिफोर यू बाय और रेंट एन अपार्टमेंट बिकॉज़ दैट्स गोना इम्पैक्ट योर लाइफ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, फ्यू मंथ्स एज़ लॉन्ग एज़ यू गोना लिव देयर, ठीक है? तो अपने एस्ट्रो के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से अगर अपार्टमेंट लेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और ना कि सिर्फ़ अपने मेन एंट्रेंस को ट्रीट करें, ऑल्सो नीड टू कंसीडर कि कौन-सी एंट्रेंस आपके अपार्टमेंट में सीढ़ियों की तरफ से इम्पैक्ट हो रही है, कौन-सी एंट्रेंस आपके लिफ्ट की तरफ से इम्पैक्ट हो रही है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी कंसीडर तो सर जैसे अभी आपने कहा कि स्टेयरकेस और एलिवेटर्स भी बहुत ज़्यादा या हम लिफ्ट्स की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी एंट्रेंसेस में या हमारे वास्तु में। तो थोड़ा-सा इसको अगर और डीप इनसाइट में हम देखना चाहें या समझना चाहें तो आप उसे कैसे समझाएँगे? थैंक यू फॉर आस्किंग ज्योति, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी गिव एन एग्जांपल बिकॉज़ मैं इसे शायद वर्ड बाय वर्ड्स ओनली समझा नहीं पाऊँगा, तो मैं इसे ड्रॉ करके थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि लेट्स अस्यूम कि अ, मेरे पास ये एक फ्लोर है, ठीक है? और इस फ्लोर में एक कॉमन पैसेज होता है। लेट्स अस्यूम कि एक कॉमन पैसेज है और इसमें कहीं न कहीं एक लिफ्ट भी होगी या एक से ज़्यादा लिफ्ट होगी जो इस फ्लोर पे आ रही होगी, ठीक है? अब इस बिकॉज़ ये एक कॉमन पैसेज है तो यहाँ पे अलग-अलग अपार्टमेंट्स भी होंगे, जो इस पूरे फ्लोर को शेयर कर रहे होंगे। तो लेट्स अस्यूम कि यहाँ पे 5 अपार्टमेंट्स हैं और हर एक की अलग-अलग एंट्रेंस है। ये मैंने 5 अपार्टमेंट्स की 5 एंट्रेंसेस बना दी, ठीक है? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये अ, हर एक अपार्टमेंट का अलग भ्रमस्थान होगा। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस अपार्टमेंट को ले लेता हूँ, कॉर्नर वाले को, जिसका मुझे भ्रमस्थान निकालना है। इसका अगर मैं भ्रमस्थान निकालूँगा तो करीब-करीब यहाँ निकलेगा, ठीक है? अभी मेरे को ये नहीं पता कि नॉर्थ साउथ फेसिंग जो भी बिल्डिंग की एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन है क्या है, मैं सिर्फ़ इस भ्रमस्थान के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक अपार्टमेंट की एंट्रेंसेस कैसे इम्पैक्ट होती है। एक मान लीजिए एक इसकी बालकनी है यहाँ पे, तो एक तो बालकनी में जहाँ भी इसकी डोर स्लाइडिंग डोर या ओपन डोर होगा, एक वो एंट्रेंस हो गई। एक इसका मेन डोर एंट्रेंस हो गया, एक ये एंट्रेंस हो गई, एक ये एंट्रेंस हो गई और क्योंकि यहाँ पे एक लिफ्ट खुल गई है, तो लिफ्ट की भी एक ये मेन एंट्रेंस की मानी जाएगी क्योंकि यही एक इस फ्लोर पे आने का है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक एंट्रेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे इस डायरेक्शन, एक एंट्रेंस ऐसे और एक एंट्रेंस ऐसे लिफ्ट के हिसाब से। तो ये जो हिस्सा है ये कॉर्नर इस अपार्टमेंट का एक एंट्रेंस माना जाएगा। ये एक एंट्रेंस माना जाएगा और एक ये एंट्रेंस माना जाएगा। अगर यहाँ से कहीं स्टेयर्स भी आ रही हैं, लेट्स से यहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं और ये डोर है, तो मैं इसको भी एक एंट्रेंस मानूँगा ब्रह्मस्थान से, तो मेरा ये हिस्सा भी एक एंट्रेंस माना जाएगा। तो अपार्टमेंट्स में मैं जब किसी को ट्रीट करूँगा, अगर मेरे पास कोई बंदा आता है प्रॉब्लम लेके कि मेरे को एक्स-वाई-ज़ेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा फर्स्ट रूल होता है कि मैं पहले चेक करूँ कि कौन-कौन सी एंट्रेंसेस इन प्रॉब्लम से रिलेटेड है और फिर मैं उन सारी एंट्रेंसेस को ट्रीट करूँ। अगर मैं सिर्फ़ मेन एंट्रेंस को ही देखूँगा या बालकनी को ही देखूँगा, तो मैं बाकी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मिस कर जाऊँ और समझ नहीं पाऊँ कि ये हो क्यों रही है और बहुत जगह ये होता हुआ देखा है। इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि लिफ्ट और स्टेयरकेसेज़ सिर्फ़ उन्हीं अपार्टमेंट को इम्पैक्ट करती है जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप ना लिफ्ट यूज़ करते हैं, ना आप स्टेयर्स यूज़ करते हैं। आप जो मेन यूज़ करते हैं, बिल्डिंग का मेन डोर यूज़ करते हैं और आप अपने डोर यूज़ करते हैं। तो आपके लिए वो दोनों मेन एंट्रेंस हो जाएँगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा हमारा और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में भी।
तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ Thank you so सेशन। much for having me, Jyoti. It was a wonderful session. Again, it's a very insightful topic, and I think more people are being impacted by this rather than a few people who live in houses. I think आज की डेट में cities में लोग apartments में ज़्यादा रहते हैं. जी, एंड ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें आपके साथ एक्सप्लोर करना है। Definitely, definitely. ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर भर-भर के करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।